सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक का चैप्टर है स्टील स्ट्रक्चर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक जो कि गुप्ता एंड गुप्ता के नाम से जाना जाता है। गुप्ता एंड गुप्ता के नाम से जाना जाता है, जिसी का चैप्टर से दिया हुआ है स्टील स्ट्रक्चर। इसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। इससे पहले भी हम लोग 1 से लेकर के 12 तक का चैप्टर को हम लोग इसको सोल्व कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं। ठीक है, ये 13 नंबर चैप्टर है जिसमें हम लोग स्टील स्ट्रक्चर सोल्व कर रहे हैं और पूरा सीरीज बना रहे हैं सोल्व करते हुए, ताकि हम एग्ज़ाम में इसका रिवीजन कर सकें डायरेक्ट इसका, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए। हर एक एग्ज़ाम में जो एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें ये डायरेक्ट मैच करता है। इसीलिए हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता जो बुक है उसको हम लोग पूरा सोल्यूशन कर रहे हैं और एनालाइज करते हुए हम लोग सीरीज बना रहे हैं। तो आज के सीरीज़ में हम लोग स्टील स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो 13 नंबर का चैप्टर है। इसको अलग शुरू करते हैं। इससे पहले आज के स्ट्रक्चर में हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग स्टील स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग इसका पहला पार्ट देख चुके हैं, ये आगे का पार्ट इसमें शुरू कर रहे हैं। लास्ट पार्ट में हम लोग शायद 160 तक के सॉल्व कर चुके हैं। ये स्टील स्ट्रक्चर का चैप्टर है ये। इसमें हम लोग 160 तक के सॉल्व कर चुके हैं। ये 4th पार्ट लास्ट में हम लोग सॉल्व किए थे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर के 40 तक के, सेकंड पार्ट में हम लोग 42, 80 और थर्ड पार्ट में हम लोग 80 to 120 तक, और फोर्थ पार्ट में फिर 120 से लेकर के 160 तक के सॉल्व किया। मीन्स हम लोग 4th पार्ट तक के सॉल्यूशन कर चुके हैं इस चैप्टर का। आज जो चैप्टर है और 5th पार्ट होगा इसका। 5th पार्ट में हम लोग 160 से आगे का जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 160 नंबर का क्वेश्चन, वो देखते हैं क्या कर रहा है। 160 नंबर से शुरू करते हैं। 160 नंबर क्या कर रहा था? द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन रिफर टू 2 मेटल स्पेसमेंट्स ए एंड बी। 2 स्पेसमेन दिया हुआ मेटल का, तो सेम साइज, सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट। यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट में इसको लगाया जा रहा था अप टू फेलुअर तक। द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ बी। इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी दे रहा है ए जो है बी से ज़्यादा है। एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ए इज लेस देन। एरिया जो है ए का वो कम है एरिया ऑफ बी से। इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए इज मोर देन। इल्ड स्ट्रेंथ जो होता है, मान लिया जाए इल्ड स्ट्रेंथ एफ बाई दिया हुआ ए के लिए, वो जो है ए का ज़्यादा है इल्ड स्ट्रेंथ ऑफ बी। नेक्स्ट क्या दिया हुआ? द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन ए एंड बी इक्वल। यहाँ पर दिया हुआ परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन देखा जाए या फिर स्ट्रेंथ, जब साइज सेम था तो लेंथ सेम होगा, तो यहाँ से कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन में तो स्ट्रेन जो है ए जो है वो बी के बराबर है। तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, वो देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन ट्रू इन दिस रिगार्ड। इसमें से कौन है जो सही है जो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पढ़ते हैं, स्पेसमैन ए इज मोर डक्टाइल देन स्पेसमैन बी। जो डक्टिलिटी होगा, डक्टिलिटी जो बोल रहा है ए का और बी का, ए ज़्यादा है। डक्टिलिटी जो है, डक्टिलिटी क्या होता है तो स्ट्रेन होता है, ए ज़्यादा है बी से, ये बोल रहा है। लेकिन हम लोग जब यहाँ पर स्टेटमेंट में 4th नंबर टॉपिक देखे थे तो दिया हुआ था क्या था कि इलोंगेशन जो है ए और बी का बराबर है। जब इलोंगेशन बराबर है मीन्स चेंज इन लेंथ बराबर है, तो कह सकते हैं कि जो डक्टिलिटी जो होगा वो सेम होगा। तो ई ए बराबर ई बी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि इलोंगेशन जो है दोनों का इक्वल है, तो डक्टिलिटी भी इक्वल होगा। तो डक्टिलिटी इक्वल देख लेते हैं किसमें दिया हुआ है। यहाँ पर मोर है, यहाँ पे भी मोर दिया हुआ है। यहाँ पर टू डक्टिलिटी ऑफ 2 स्पेसमैन इज इक्वल, दैट इज सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द रिविट जॉइंट शो इन फिगर मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ पी क्या है फिगर में देखते हैं। फिगर दिया हुआ है 13.8 नंबर फिगर दिया हुआ है। इसमें पी देखते हैं क्या है। पी दिया हुआ है, ये पी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लोड के पैरेलल जो लगता है, मीन्स इधर से लोड लग रहा है और इसके पैरेलल का जो डिस्टेंस है, लोड के जो पैरेलल, ये जो डिस्टेंस जो पैरेलल का डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस जो बोल रहा है, ये 2 रिविट के बीच का जो डिस्टेंस पैरेलल डिस्टेंस बोल रहा है अकॉर्डिंग ये लोड के पैरेलल में, इसको पीच बोलते हैं। और यही अगर परपेंडिकुलर साइड का जो डिस्टेंस रहता है 2 कॉन्जिक्यूटिव रिविट के बीच में, तो उसको हम लोग गेज बोलते हैं, ठीक है। तो पीच हो गया ये पैरेलल डिस्टेंस वाला जो लोड के पैरेलल जो हो गया, लोड के पैरेलल साइड जो हो गया उसको पीच बोलते हैं।
और लोड के परपेंडिकुलर साइड का जो डिस्टेंस हो गया 2 कंसेक्यूटिव रिवीट का, उसको हम लोग गेज बोलते हैं, उसको जी से इंडिकेट करते हैं। ये तो एज डिस्टेंस हुआ, उसको एज डिस्टेंस बोलते हैं, उसको ई से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पिच निकालने बोल रहा है। पिच का कंडीशन हम लोग क्या जानते हैं, मिनिमम पिच जो होता है वो 2.5 डी होता है मिनिमम पिच। किसी भी प्लेट का जो मिनिमम पिच होना चाहिए वो 2.5 डी होना चाहिए। डी जो होता है वो ग्रॉस डायमीटर होता है, सॉरी डी जो होता है नॉमिनल डायमीटर होता है। 2.5 डी जो होता है नॉमिनल डायमीटर होता है रिवीट का। तो मिनिमम पिच जो हो गया कितना होना चाहिए, 2.5 डी। यहाँ पे पूछ क्या रहा है वो अब देखते हैं। मैक्सिमम परमिसिबल, मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है कि किसका, पिच का। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए जैसे मिनिमम जान लिए, पहला केस में अगर हम मिनिमम निकालते हैं, पी मिनिमम अगर बोलता तो मिनिमम कितना होता है 2.5 डी। दूसरा केस में अगर मैक्सिमम निकालते हैं तो मैक्सिमम में 2 केस आता है। पहला अगर टेंशन है तो टेंशन में कितना होता है 16 टी, और कंप्रेशन है तो कंप्रेशन में कितना होता है 12 टी, या 200 विच एवर इज लेस, या 200 विच एवर इज लेस। 200 mm में होता है, इसमें से कौन कम है उसको इसमें कंसीडर करते हैं पिच में। तो यहाँ पर फिगर देख रहे हैं कि कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब कॉम्प्रेसिव है तो जो पिच मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, कॉम्प्रेसिव में अभी हम लोग देखें 12 टी होता है। ठीक है, टी क्या होता है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। तो इसमें से प्लेट का थिकनेस निकालते हैं, कितना है इसमें, प्लेट का थिकनेस 6 mm दिया हुआ है, प्लेट का थिकनेस दिया हुआ है 6 mm। तो मेरा पिच कितना हो जाएगा मैक्सिमम, और कंप्रेशन लोड लग रहा है तो 12 × 6 दैट इज 72, और एक होता है 200 mm। इसमें से जो मिनिमम लेते हैं, और पिच का अगर देखा जाए तो पिच मैक्सिमम जो होगा कंप्रेशन साइड में 12 टी और 200 विच एवर इज लेस। इसमें से जो लेस होगा तो यहाँ पर मेरा 72 आ रहा है जो कि लेस है, इस तरह से इसका आंसर जो होगा 72 हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंथेटिक रबर यूज्ड फॉर इलास्टोमेरिक बियरिंग्स शुड हैव रिस्पेक्टिवली हार्डनेस एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। हार्डनेस पूछ रहा है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ टेंसाइल इलोंगेशन पूछ रहा है, किसका, सिंथेटिक रबर का। हार्डनेस और अल्टीमेट टेंसाइल इलोंगेशन, तो टेंसाइल इलोंगेशन जो होता है वो 350% होता है, और इलोंगेशन जो होता है, हार्डनेस जो होता है 65 होता है। तो 65 और 350% अल्टीमेट टेंसाइल इलोंगेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, स्टील प्लेट 30 सेंटीमीटर वाइड एंड 10 mm थिकनेस, ए रिवेट ऑफ नॉमिनल डायमीटर 18 mm इज ड्राइवन द नेट सेक्शन एरिया। नेट सेक्शनल एरिया पूछ रहा है, तो नेट सेक्शनल एरिया में हम लोग क्या जानते हैं, अगर नेट निकालना है, एरिया नेट निकालना है, कुछ नहीं करना है, बी माइनस एन डी कर देते हैं। बी जो बिर्थ हो गया और एन टाइम्स द डायमीटर, नंबर ऑफ एन जो हो गया नंबर ऑफ रिवीट हो गया, डी हो गया, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं टी से। तो एन टाइम ये डी जो होता है वो ग्रॉस डायमीटर होता है, जी जो होता है वो ग्रॉस डायमीटर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो डी है या फिर फाई इंडिकेट करते हैं, एन फाई कर सकते हैं। तो जो नेट डायमीटर निकालते हैं, सिंपल करने का मतलब है कि अगर ये मेरा प्लेट दिया हुआ है, प्लेट में अगर एक होल दिए, एक रिवीट, इसमें अगर मान लिया रिवीट कनेक्शन कर इस साइड से, मान लिया प्लेट दिया हुआ है, ये मेरा बिर्थ पूरा है, अगर रिवीट होल 3 है तो इस होल का डायमीटर कंसीडर किया जाता है, 3 दिया हुआ है तो बी माइनस 3 कर देंगे तो इसका बिर्थ इफेक्टिव आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे टी से तो इसका एरिया निकल जाएगा, इसी को बोलते हैं ए नेट। तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा एरिया नेट, तो बी कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो इसको mm में चेंज करेंगे तो 300 mm माइनस एक रिवीट है ना, 1 रिवीट दिया हुआ है तो 18 mm का दिया हुआ है, तो 18 प्लस इसमें 1.5 ऐड कर देंगे, क्योंकि 2.25 से कम रहता है तो हम लोग इसमें प्लस करते हैं 1.5, अगर 25 से ज़्यादा है तो उसमें ऐड करते हैं 2, बट यहाँ पर दिया हुआ नॉमिनल डायमीटर जो दिया हुआ 18 दिया हुआ तो इसमें प्लस ऐड हो जाएगा 1.5 mm, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 19.5 mm। तो यहाँ से निकालते हैं जो एरिया नेट निकलेगा तो कितना हो जाएगा 300 माइनस एक रिवीट का घटाएंगे इसमें तो 19.5, मल्टीप्लाई कर देंगे टी से, टी कितना दिया हुआ 10 mm, तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 2805 आ रहा है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 28.05 दैट इज सी।
नेक्स्ट है एक कैंटिलीवर स्टील बीम दिया हुआ 3 मीटर स्पैन कैरीज ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 20 किलो न्यूटन पर मीटर इंक्लूसिव ऑल सेल्फ वेट ऑल लोड इसमें दिया हुआ है 20 यूडीएल डाला हुआ है। द बीम कॉम्प्राइज ISLB का एक डायमेंशन दिया हुआ है। फ्लेंज का डायमेंशन दिया हुआ 100 mm इंटू 7.3 mm। वेब थिकनेस दिया हुआ मेरा 5.4। IXX दिया हुआ I बाई दिया हुआ। बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस इन द बीम। जब बेंडिंग स्ट्रेस पूछ रहा है और शियर स्ट्रेस पूछ रहा है इसमें कितना होता है। बेंडिंग स्ट्रेस का सिंपल सा फॉर्मूला अगर हम जानते हैं तो बेंडिंग इक्वेशन हम लोग क्या होता है M डिवाइड बाई M बटा I इज इक्वल टू E बाई R इज इक्वल टू F बटा बाई। यहाँ से अगर F का वैल्यू निकाले, ये बेंडिंग स्ट्रेस हो गया, इसका वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, F कितना हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, बाई उधर चल जाएगा तो M बाई डिवाइड बाई I। तो इसको हम आई एक्सेस के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, एक्सेस के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं। जो मैक्सिमम जो होता है बेंडिंग जो होगा एक्सेस एक्सिस के अकॉर्डिंग होगा, तो आई एक्सेस यहाँ पर डालेंगे। अब बचा यहाँ पर बाई और M निकालना, आई दिया हुआ तो M कितना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए तो कैंटिलीवर बीम में दिया हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा जाए तो मैक्सिमम कितना होगा। अगर ये कैंटिलीवर बीम है, इस पर यूडीएल डाला हुआ तो मैक्सिमम इसमें कितना हो जाएगा, तो WL² डिवाइड बाई 2, WL² डिवाइड बाई 2 इसका जो हो जाएगा मोमेंट हो जाएगा। मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इस पर मैक्सिमम मोमेंट लगेगा वो हो जाएगा WL² बाई 2। तो मोमेंट निकालेंगे, W दिया हुआ मेरा 20, L दिया हुआ 3, इसको डिवाइड बाई 2। यहाँ से सॉल्व करेंगे 10 3 3 9, यहाँ से कितना आ जाएगा मेरा 90। तो M का वैल्यू आ गया मेरा, M का वैल्यू आ गया 90। बाई का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, बाई का वैल्यू इसमें दिया हुआ है, मैक्सिमम थिकनेस दिया हुआ है, वेब थिकनेस 5.5 है। तो यहाँ से पुट करेंगे इसको दोनों का वैल्यू, तो आ जाएगा मेरा, लोग देख लिए इसमें M का वैल्यू आ गया था कितना, M का वैल्यू आ गया था मेरा 90। और मेरा फार्मूला क्या था, अगर F निकालने का, जो बेंडिंग स्ट्रेस से निकाल रहे हैं F, तो उसका था M बाई डिवाइड बाई I, M बाई डिवाइड बाई I एक्सेस हो गया। IXX मेरा दिया हुआ था, M निकालनी है, M का वैल्यू मेरा 90 आ गया। अब बाई जो है यहाँ पर डेप्थ देख रहे हैं कितना 200 दिया हुआ है ओवरऑल बीम का, I सेक्शन का बीम अगर 200 है तो इसका बाई मैक्सिमम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से पुट कर देंगे, मेरा M बराबर 90 बाई इज इक्वल टू 100, सबको एक डायमेंशन में डालेंगे और IXX। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो मेरा F का वैल्यू निकल जाएगा, ये नॉर्मल स्ट्रेस निकल जाएगा। F का वैल्यू देख रहे हैं तो मेरा आ रहा है कितना 530। तो एक ही ऑप्शन मेरा मैच करे, इसलिए दूसरा ऑप्शन को निकालने की जरूरत नहीं है, यहीं से हम लोग इसका ऑप्शन ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन द डिजाइन ऑफ रिवेट जॉइंट बिटवीन अ स्ट्रक्चरल मेंबर व्हेन द centroid होगा of the rivet does not coincide with the axis of load। सेंट्रॉयड जो है लोड का वो डज नॉट coincide with axis of load, इसमें एक्सिस का नहीं कर रहा तो क्या होगा। तो डायरेक्ट शियर फोर्स इन द ईच रिवेट इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्ट शियर फोर्स जो होगा डायरेक्ट ईच रिवेट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियल डिस्टेंस। अगर इसमें 2 फोर्स लगता है, अगर डज नॉट कर रहा है, मतलब रिजिड का जो ग्रुप है, रिवेट ग्रुप से जो एक्सियल लोड है डज नॉट कोइंसाइड करता है, कोइंसाइड नहीं करता है, तो जो लोड लग रहा है, अगर लोड लग रहा है किसी इसेंट्रिसिटी पॉइंट पे लग रहा है, ये रिवेट ग्रुप हो गया, इसेंट्रिक पॉइंट पे लग रहा है अगर कोई लोड, तो इसमें इसको 2 फोर्स लगता है, एक F1 लगता है, एक F2 लगता है। तो F1 कितना होता है, डायरेक्ट P/N हो जाता है, और F2 जो होता है वो PER जो होता है डिस्टेंस होता है CG से रिवेट का, डिवाइड बाई समेशन ऑफ R²। तो यही बोल रहा है कि फर्स्ट फोर्स ये डायरेक्ट फोर्स हो गया, ये हो गया शियर फोर्स। तो ये बोल रहा है 2 तरह का हो गया। तो यहाँ से देखते हैं इसी में कि डायरेक्ट शियर फोर्स जो हो गया, डायरेक्ट शियर फोर्स इस रिवेट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियल डिस्टेंस। तो डायरेक्ट शियर फोर्स जो होता है रेडियल डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्ट हम लोग देखें बराबर कितना था P/N, इसमें रेडियल डिस्टेंस नहीं है, तो ये मेरा गलत हो गया। शियर फोर्स कॉल्ड इन ईच रिवेट ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ द लोड इज प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियल डिस्टेंस। सही है। F2 हम लोग देखे थे क्या था, PER डिवाइड बाई समेशन ऑफ R², not proportional to its radial distance from its centroid, and direct shear is next shear force is caused in each rivet, the eccentric of the load is proportional to radial distance। सही है। from its centroid and the direct shear force in the each rivet should be limited to half। जो डायरेक्ट शेयर हो गया वो हाफ नहीं होता है, फुल होता है, तो ये भी गलत हो गया।
पहला गलत था क्योंकि वो प्रोपोर्शनल नहीं था। शियर फोर्स कॉज्ड इन ईच रिविट ड्यू टू इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड इज प्रोपोर्शनल टू रेडियल डिस्टेंस, सही है, टू रिविट फ्रॉम सेंट्रोइड ऑफ द रिविट ग्रुप एंड द मैक्सिमम रिजल्टेंट, क्या बोल रहा है, आधा पार्ट इसका सहयोग, फिर दूसरा क्या बोल रहा है, एंड द मैक्सिमम रिजल्टेंट फोर्स इन द एनी रिविट शुड नॉट एक्सीड द रिविट वैल्यू, सही बोल रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कम होना चाहिए किससे, रिविट वैल्यू से। तो ये पार्ट भी सही है क्योंकि मेरा शियर फोर्स जो F2 है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियल डिस्टेंस है किससे, रेडियल डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है किससे, फ्रॉम सेंट्रोइड ऑफ CG, सेंट्रोइड ऑफ रिविट ग्रुप। और दूसरा क्या है कि जो वैल्यू आएगा वो रिविट वैल्यू से कम आना चाहिए, ये मेरा सही है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हो जाएगा C हो जाएगा। नेक्स्ट है द कॉमन एजम्पशन दैट ऑल रिविट्स आर इक्वली नॉन इसेंट्रिक, ऑल जो रिविट है नॉन इसेंट्रिक है, द कॉमन एजम्पशन दैट ऑल रिविट्स सेल इक्वली नॉन इसेंट्रिक लोड बाय लीड, नॉन इसेंट्रिक जो कहाँ तक बाय लीड रहता है, तो फेल्यूर एट द फेल्यूर तक, जो इक्वल टू एट द फेल्यूर ऑफ लोड तक के नॉन इसेंट्रिक रिविट जो है कहाँ तक बाय लीड होता है, इक्वली। कहने का मतलब इसका ये है कि जब कोई रिविट है तो ये जब जो नॉन इसेंट्रिक रिविट है, मान लिया रिविट है, तो ये बोल रहा है कि कॉमन एजम्पशन इसमें क्या है वो पूछ रहा है। तो ये जो है लोड जो होता है सारा पर इक्वल होता है, जितना भी रिविट है, मान लीजिए प्लेट पे जो रिविट लग रहा है, ऑल इस पर कोई लोड लगाएंगे तो ऑल लोड एक्ट इक्वली, ऑल रिविट पे जो भी रिविट है यहाँ पे सभी रिविट पे इक्वली लोड शेयर करता है, कहाँ तक, तो वो इक्वल लोड करता है एक्ट एट द फेल्यूर, मतलब फेल्यूर पॉइंट, जब तक ये फेल नहीं कर रहा, जब तक सारा रिविट पे इक्वल एक्ट करता है, इक्वली एक्ट करता है नॉन इसेंट्रिक रिविट। यही बोल रहा है कि द ऑल रिविट्स शेयर इक्वली नॉन इसेंट्रिक लोड, नॉन इसेंट्रिक लोडिंग जब लग रहा है, नॉन इसेंट्रिक लोडिंग है, तो ऑल रिविट जो है इक्वलिंग से इक्वल शेयरिंग करेगा, कहाँ तक, वर्किंग तक नहीं, वर्किंग तक एट द फेल्यूर तक, जब तक लोड वो फेल नहीं कर जाए, इक्वल टू द फेल्यूर लोड, जब तक वो लोड फेल नहीं कर जाए जब तक वो इक्वली करेगा, दैट इज डी। एट द लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज, जहाँ पे प्लास्टिक हिंज लोकेट कर रहा है, एट द लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज, एट द लोकेशन ऑफ प्लास्टिक हिंज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन्फिनाइट, कर्वेचर इज इन्फिनाइट, मोमेंट ऑफ इन्फिनाइट, या ये फ्लेक्सुरल स्ट्रेस क्या होता था। अब सबसे पहले देखते हैं कि प्लास्टिक हिंज पे होता है क्या। अगर प्लास्टिक हिंज पे देखा जाए तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राम देखते हैं। अगर प्लास्टिक हिंज पे जहाँ पे फॉर्मेशन होता है वहाँ पर अगर हम स्ट्रेस डायग्राम देखा जाए, ये इलास्टिक, ये इलास्टो प्लास्टिक जोन है, मीन्स पार्शियली इलास्टिक है, पार्शियली इलास्टिक कर सकते हैं या फिर इलास्टो प्लास्टिक जोन कर सकते हैं, इलास्टिक प्लास्टिक जोन कहते हैं। ये मान लीजिए डिस्टेंस बाई है, ये जो बाई डिस्टेंस होता है अगर फुल्ली प्लास्टिक आ जाए, फुल्ली प्लास्टिक आ जाए तो जो बाई का वैल्यू होता है वो जीरो हो जाता है। जब बाई का वैल्यू जीरो हो जाए, ये डिस्टेंस जब बाई का वैल्यू जीरो हो जाए तो उस सेक्शन को क्या बोलते हैं, फुल्ली प्लास्टिक कहते हैं। तो फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन में, फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन अगर रहेगा, फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन है, तो जो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस का जो ये स्ट्रेस का ग्राफ हो गया, और स्ट्रेन तो लीनियर होता है, स्ट्रेन, ये स्ट्रेन ग्राफ हो गया, ये स्ट्रेन हो गया और ये स्ट्रेस हो गया। इस डिस्टेंस पे हम लोग देख रहे हैं कि फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन पे बाई बराबर जीरो हो रहा है, बाई बराबर जीरो हो रहा है, तो एक बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग इक्वेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है। फिर हम लोग देखे थे M/I इज इक्वल टू E/R इज इक्वल टू F/बाई। अगर बाई यहाँ से जीरो कर रहा है, बाई जीरो कर रहा है, तो देख रहे हैं कि R मेरा जीरो आ रहा है। R क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। 1/R क्या हो जाएगा, 1/R मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा, दैट इज कर्वेचर, 1/R मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, मोमेंट जो हो जाएगा मेरा, इसके बाद क्या हो जाएगा मेरा, बाई अगर जीरो है तो यहाँ से देख रहे हैं कि 1/R जो है वो 1/R जो होगा वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और R अगर देखा जाए तो रेडियस मेरा जीरो हो जाएगा। दूसरा क्या इसमें है, इस इक्वेशन में अगर हम बाई बराबर जीरो पुट करते हैं तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि R जो होगा वो जीरो हो जाएगा, 1/R का वैल्यू निकालेंगे तो मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें था अगला, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, सेम लेवल पे है तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि हम बाई को जीरो पुट कर रहे हैं किसमें, इस इक्वेशन में, M/I इज इक्वल टू F/बाई इज इक्वल टू E/R। तो इस कहाँ गया इक्वेशन, ये है ऑप्शन,
इसमें बाई बराबर 0 पुट कर रहा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आर, तो आर मेरा कितना हो रहा था 0, तो पहला गलत हो गया। कर्वेचर 1/r कितना हो रहा था इन्फिनिटी, तो ये मेरा सही हो गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना हो रहा था 0, तो ये गलत हो गया। फ्लेक्सुरल स्ट्रेस एफ वो हो जाएगा 0, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से सिर्फ हमको बाई पुट करना था इक्वेशन में, एम बटा बाई यू आई आर इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट है जेट पर लेंस में भी फिक्स्ड इन आइदर ओरिएंटेशन ए एंड बी, कोई भी ओरिएंटेशन करा ए और बी में। सो इन फिगर तो पूछ रहा विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट करेक्ट इन दिस रिगार्ड। अगर पर्लिन दिया हुआ है दो ओरिएंटेशन में, तो इसमें कौन सही है क्या है वो क्वेश्चन देखते हैं। ओरिएंटेशन ए स्ट्रक्चुअली मोर इफिशिएंट देन ओरिएंटेशन बी। अगर देखा जाए यहाँ पर से दोनों तो सिमेट्रिकल है, अगर दोनों सिमेट्रिकल है, इधर से ज़्यादा इधर से ज़्यादा बहुत सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर जो ओरिएंटेशन होगा स्ट्रक्चरली वो मोर नहीं होगा, दोनों होगा, जब भी होगा तो इक्वल होगा, क्योंकि सिमेट्रिकली अगर देखा जाए डायमेंशन के अकॉर्डिंग या सिमेट्रिकली बोथ आर इक्वल। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ओरिएंटेशन ए और ओरिएंटेशन बी बोथ आर इक्वल। तो ऑप्शन देख लेते हैं, बोथ द ओरिएंटेशन आर स्ट्रक्चरली इक्वल एफिशिएंट, दैट इज सी। नेक्स्ट है फॉर आई बीम दिया हुआ है सेफ फैक्टर 1.12, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ 1.5। इफ द अलाउबल पहला दिया हुआ, पहला कंडीशन में क्या दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ कितना 1.12, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया हुआ है 1.5, ये फर्स्ट केस में दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड क्या बोलता है, इफ द अलाउबल स्ट्रेस इज इंक्रीज 20% फॉर द विंड एंड अर्थक्वेक लोड देन द लोड फैक्टर इज। अगर सेकंड केस में 20% को हम लोग इंक्रीज करें अलाउबल स्ट्रेस, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो क्या पूछ रहा है लोड फैक्टर। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला अगर देखा जाए लोड फैक्टर को, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू सेफ फैक्टर, तो यहाँ से लोड फैक्टर निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 इंटू 1.12। इस केस में फर्स्ट केस में निकालने हैं तो क्यों ना कितना आ रहा है मेरा, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1.68 आ रहा है। तो यहाँ से फर्स्ट केस में हम लोग निकाल लें, फर्स्ट केस में निकालें तो फर्स्ट केस में लोड फैक्टर मेरा आ गया मेरा 1.68। सेकंड केस में क्या कर रहा है कि अलाउबल स्ट्रेस जो है पी जो है इंक्रीज कर रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा है 20%, तो 1.2p हो जाएगा P2। तो लोड फैक्टर बराबर एक और फार्मूला क्या होता है, लोड फैक्टर इज इक्वल टू वर्किंग या फैक्टर अल्टीमेट लोड डिवाइड बाय वर्किंग लोड। लोड फैक्टर बराबर ये होता है अल्टीमेट लोड डिवाइड बाय वर्किंग लोड। लोड फैक्टर 2 केस में कितना हो जाएगा पीसी तो कांस्टेंट आ जाएगा, अल्टीमेट लोड और वर्किंग लोड मेरा 1.2p हो जाएगा। तो इस केस में इस जो वैल्यू दिया हुआ तो 1.68 दिया हुआ, नीचे मेरा 1.2 मल्टीप्लाई कर देता है, तो यहाँ से लोड फैक्टर सेकंड केस में जो निकल जाएगा, लोड फैक्टर इन सेकंड केस कितना हो जाएगा 1.68 डिवाइड बाई 1.2। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद मेरा जो आंसर आएगा वही एक्चुअल हो जाएगा, कितना आ रहा है मेरा 1.4। सिंपल सा इसमें दो फार्मूला सिर्फ याद रखना है, लोड फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है अल्टीमेट लोड डिवाइड बाई वर्किंग लोड। दूसरा क्या होता है लोड फैक्टर इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ फैक्टर इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आंसर डी। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर कब प्रोवाइड होता है, हम लोग जानते हैं कि जब D/T का जो रेशियो है 200 से कम हो और 85 से ज़्यादा हो। इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर तब प्रोवाइड करते हैं जब D/T का जो रेशियो है 200 से कम और 85 से ज़्यादा में से 85 से ग्रेटर हो और 200 से। D होता है डेप्थ और T होता है थिकनेस ऑफ बीम। अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है वो देखते हैं। इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर आर प्रोवाइडेड इन प्लेट गर्डर, किस लिए प्रोवाइड करते हैं तो इलिमिनेट वेब बकलिंग। सही बात, लोकल बकलिंग को नहीं प्रोवाइड, इलिमिनेट लोकल बकलिंग को नहीं, ये वेब बकलिंग को इलिमिनेट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है वर्टिकल। कहाँ प्रोवाइड करते हैं जब D/T रेशियो जो है लेस देन 200 हो और ग्रेटर देन 85 हो। इसका आंसर ये हो जाएगा, वेब बकलिंग को प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एल्यूमिनियम इज बीइंग इंक्रीजिंगली यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर पर्पस। एल्यूमिनियम जो होता है स्ट्रक्चर पर्पस में यूज करता है, क्यों। इट्स मॉडुलस ऑप्शन देखते हैं, इट्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डबल देन स्टील। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम जो होता है
वो डबल नहीं 1/3 होता है स्टील का, तो ये तो गलत हो गया। मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ एल्युमिनियम इज 1/3 ऑफ द मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज हाफ दैट ऑफ स्टील। जो कोफिशिएंट ऑफ अल्फा जो होता है एल्युमिनियम का, वो कह रहा है कि हाफ है स्टील का, जो कि कोफिशिएंट ऑफ एल्युमिनियम जो होता है वो डबल होता है किसका, कोफिशिएंट ऑफ स्टील का। जो कोफिशिएंट ऑफ एल्युमिनियम जो है वो डबल होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इन स्टील, स्टील से डबल होता है एल्युमिनियम का, तो ये भी गलत हो गया बच्चा। इट्स रिक्वायर्ड लेस मेंटेनेंस, हाँ इसका मेंटेनेंस जो होता है वो कम होता है, तो ये सही है। द स्ट्रेंथ टू यूनिट वेट, स्ट्रेंथ टू वेट जो रेशियो होता है एल्युमिनियम का ज़्यादा होता है, तो इसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा। तो हम लोग 3 और 4 इसलिए ज़्यादा, मतलब एल्युमिनियम ज़्यादा यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका स्ट्रेंथ और वेट, स्ट्रेंथ टू द वेट रेशियो जो अच्छा है, मतलब गुड है किससे, स्टील से, और इसका मेंटेनेंस खर्चा कम है। तो 3 और 4 सही हो जाएगा। 3 और 4 देख लेते हैं किस में, दैट इज डी। सिंपल इसमें ये एल्युमिनियम कितना हो जाता है 1/3 ऑफ, ये गलत था। और अल्फा एल्युमिनियम कितना हो जाता है 2 टाइम्स हो जाता है अल्फा स्टील का। ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था। नेक्स्ट है द बिगेस्ट प्लेन इन फिलेट बेल्ट। फिलेट बेल्ट में जो बिगेस्ट प्लेन होता है वो थ्रोट होता है, तो वन अलोंग द थ्रोट, वन नॉर्मल टू अलोंग द थ्रोट जो होता है वो सबसे बिगेस्ट प्लेन जो होता है, द वन अलोंग द थ्रोट, जो अलोंग द थ्रोट के जो अकॉर्डिंग होगा प्लेन वो बिगेस्ट प्लेन होगा, दैट इज सी। नेक्स्ट है फिगर्स वो पोर्टल फ्रेम विथ लोड, ऑल मेंबर्स फ्रेम हैव द सेम प्लास्टिक मोमेंट सेम है। तो पूछ क्या रहा है इसमें, द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू एट द कोलैप्स लोड, कोलैप्सिबल स्टेज पे डब्ल्यू का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें निकालते हैं, एक बीम मैकेनिज्म निकालेंगे। अगर सबसे पहले बीम मैकेनिज्म निकालते हैं तो यहाँ एक होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। यहाँ पर 2W लग रहा है तो इसको निकालेंगे, 2 इधर आ जाएगा, MP यहाँ पर 2 आएगा, तो 1 2 3 4 4 MP थीटा इज इक्वल टू 4 MP थीटा 2W इंटू L/2। यहाँ से कर सकते हैं 2 से 2 कैंसिल W, तो यहाँ से फर्स्ट केस में जो आ जाएगा बीम सेक्शन में तो आ जाएगा कितना 4 MP डिवाइड बाई L। सेकंड हम लोग क्या निकालते हैं, स्वे में कॉलम का स्वे करते थे, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, 4 जगह हिंज जनरेट होगा, 4 हिंज जनरेट होगा। तो इसमें कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया 4, तो 4 MP इंटू थीटा इक्वल टू, यहाँ पे W लग रहा है L/2, तो W इंटू L/2, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर सेकंड केस में कितना हो गया 8 MP बाई L। तो यहाँ से देख रहे हैं कि मिनिमम मेरा कितना आ रहा है, दोनों में एक और होता है कंबाइंड निकालेंगे। फिर कंबाइंड में निकालते हैं तो कंबाइंड में यहाँ जनरेट होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ जनरेट होगा, यहाँ जनरेट होगा और यहाँ जनरेट होगा। तो इसमें भी देखेंगे तो इससे ज़्यादा ही आएगा। फर्स्ट केस में 4 MP आया था, सेकंड केस में 8 MP आया था, तो सबसे मिनिमम जो आ रहा है यही आ रहा है। तो इस तरह से इसको कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा 1 2, यहाँ पर 2 बनता है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी 2 बनता है, 1 2 3 4, 2 2 4 5 6 6 MP बाई L। इससे और प्लस में इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 3, इधर से 3 हो जाएगा, 4 18 9, तो सेकंड केस में 9 MP बाई L आ जाएगा। तो मिनिमम देख रहे हैं इसमें। फर्स्ट केस में मेरा अगर बीम मैकेनिज्म देखें तो 4 MP आएगा, सेकंड केस में अगर स्वे का देखें तो 8 MP आ गया, और अगर कंबाइंड में देखें तो 9 MP आ गया। तो मिनिमम मेरा 4 आ गया। तो इस तरह से आंसर इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, दैट इज बी। नेक्स्ट है द रेक्टेंगुलर स्टील सेक्शन ऑफ विड्थ B, डेप्थ H हैज बीन स्ट्रेस अप टू yield पॉइंट तक स्ट्रेस किया हुआ, डेप्थ H/4 फ्रॉम बोथ द टॉप एंड बॉटम फेस अंडर द एक्शन ऑफ मोमेंट P, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर स्टील सेक्शन विड्थ B एंड डेप्थ H को एक बीम दिया हुआ है, ये B है, ये H है, हैज बीन स्ट्रेस अप टू yield पॉइंट अप टू ए डेप्थ H/4 डेप्थ तक yield पर पहुंचा हुआ। मीन्स कह रहे हैं कि H/2 पॉइंट डेप्थ तक के, H/4 पॉइंट तक के वो yield पॉइंट पर पहुंचा दिया गया, बाकी जो है वो yield पे नहीं है। तो कह सकते हैं इसका अगर डायग्राम बनाया, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ बनाया जाए इसका, मान लिया जाए ये बीम है, इसका स्ट्रेस डायग्राम बना रहे हैं, तो H/4 तक बोरा फुल्ली स्ट्रेच कर दिया गया है। इसके बाद जो बचा हुआ उसको इस तरह से आएगा इसका,
CH/4 हो गया, नीचे भी H/4 हो गया दोनों साइड से। तो ये पोर्शन जो हो गया तो इसको कह सकते हैं प्लास्टिक मोमेंट, ये हो जाए इलास्टिक, इलास्टिक हो जाएगा। इसका डिजाइन करेंगे प्लास्टिक में। तो मोमेंट ऑफ मान लीजिए मोमेंट निकालने बोल रहा है, पहले इसका M1 निकाल देंगे प्लास्टिक से और M2 निकाल देंगे हम लोग इलास्टिक से। दो सेक्शन निकालेंगे, M1 प्लास्टिक से और M2 निकालेंगे इलास्टिक से। तो M1 कितना हो जाएगा, अगर इसका डायग्राम से ये अगर डायग्राम याद कर लेते हैं, मान लिया जाए डायग्राम ये हो गया। ये अरे ये इसको EH/2 हो जाएगा मेरा, EH/4 ऊपर हो जाएगा, H/4 नीचे हो जाएगा। तो M1 कितना हो जाएगा, ये मेरा F//Z और M2 कितना हो जाएगा F//ZP। जेड तो हो जाएगा M1 अगर देखा जाए तो हम अगर प्लास्टिक में लेते हैं इलास्टिक का हुआ एच की जेड कितना हो जाएगा, जेड बराबर देखेंगे तो BD²/6 होता था। डी यहाँ पे कितना हो जाएगा H/2, इलास्टिक में इलास्टिक है तो इलास्टिक में डेप्थ कितना है H/2, तो H/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 6, इससे जेड निकल जाएगा, F//, से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और सेकंड में हम लोग ZP निकालेंगे। ZP क्या होता है एरिया/2 इंटू बाई 1 प्लस बाई 2। बाहर इसको निकाल देंगे, सेंटर से कितना डिस्टेंस पे ये है, तो एरिया पता है, H पता है, एरिया पता है, बाई 1 बाई 2 निकल जाएगा यहाँ से। तो मेरा ZP जो है कितना हो जाएगा A/2 बाई 1 प्लस बाई 2। बाई 1 कितना हो जाएगा, बाई 1 और बाई 2 जो होगा वो बराबर होगा और दोनों कितना हो जाएगा, तो 3H/8 हो जाएगा, 3H/8। इससे एरिया मेरा हो जाएगा BH/4, एरिया कितना हो जाएगा B इंटू H डिवाइड बाई 4A/2 हो जाएगा। इससे निकल जाएगा, यहाँ से Z निकल गया, M1 निकल गया, M2 निकल गया, दोनों निकाल लेंगे। तो दोनों को सोल्व कर रहे हैं, सोल्व करने के बाद मेरा जो वैल्यू आ रहा है वो M का वो कितना आ रहा है, M का जो वैल्यू आ रहा है 11/48 BH² सिग्मा बाई 11/48 आ रहा है। तो 11/48 C में दिया हुआ है। सिंपल सा इसमें दो पार्ट में कर देना, M पहला प्लास्टिक में और M2 निकाल देना है मेरा इलास्टिक में, दो पार्ट में कर देना है तो आ जाएगा C। नेक्स्ट है सिंपली सेपरेट बीम ऑफ स्पैन L supported concentrated load W, its mid span. If the cross section of the beam is I section, then the length of elastoplastic zone. Elastoplastic zone का लेंथ पूछ रहा है और द प्लास्टिक हिंज, कहने का मतलब लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ प्लास्टिक हिंज का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है। अगर पॉइंट लोड है तो क्या होता है L1-1/अल्फ़ा, ठीक है। अगर यूडीएल है तो लेंथ ऑफ प्लास्टिक क्या होता है L इंटू √1-1/अल्फ़ा। तो यहाँ पे पॉइंट लोड दिया हुआ था तो ये फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला लगा करके अल्फ़ा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई सेक्शन दिया हुआ है, एक पॉइंट लोड दिया हुआ और आई सेक्शन है। पॉइंट लोड के केस में हम लोग क्या निकालते हैं 1/अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं L से, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.12। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो L का वैल्यू आएगा LP का वो लगभग L/8 आ रहा है, दैट इज A। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस बीम ऑफ कांस्टेंट MP has 3 equal span and carries total uniformly distributed load W on each span. The value of collapse load for the beam. कहने का मतलब इसका ये है कंटिन्यूअस बीम दिया हुआ है 3 स्पैन का, 3 स्पैन है, कंटिन्यूअस बीम है और तीनों इक्वल है, तो इसको कह सकते हैं, ऐसा नहीं बन रहा, इस पे यूडीएल डाला हुआ है। इसको अगर गौर से देखा जाए तो इसमें दो पोर्शन दिखेगा, फर्स्ट और लास्ट जो है सेम है। यहाँ पे फिक्स टाइप को इसको हम इस तरह से बना सकते हैं प्रोप कैंटिलीवर फर्स्ट केस में, और ये बीम जो है बीच वाला इसको हम लोग फिक्स के तौर पे देख सकते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो MP का वैल्यू कितना होता है, MP का वैल्यू कितना होता है 0.4x पे मैक्सिमम यहाँ पे होता है, और कितना होता है इसका वैल्यू 11.56 MP डिवाइड बाई L होता है इसमें W का वैल्यू, और इसमें कितना होता है WL² डिवाइड बाई 12 होता है, W ये उल्टा हो गया, MP बराबर, तो इसको उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इस तरह से देखें फिर से इसको, अगर इस पोर्शन को 3 स्पैन हो गया, इस पोर्शन को अगर हम प्रोप कैंटिलीवर में डाल देते हैं और एक को हम लोग फिक्स में डाल देते हैं,
तो इसमें देखते हैं तो 0.414 L पे इसका एक हिंज जनरेट होता है प्रोप्ड कैंटिलीवर में, और इसका जो अल्टीमेट लोड होता है इसमें या कोलैप्स लोड जो होता है वो कितना होता है। यूडीएल के केस में प्रोप्ड कैंटिलीवर में जो कोलैप्स लोड होता है उसका जो वैल्यू होता है 11.56 MP डिवाइड बाई एल। और कोलैप्स लोड जब इसमें जो होता है, अगर फिक्स वाला में जो होता है फिक्स्ड बीम में, ये कोलैप्स लोड हो गया प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम में। और फिक्स में कितना होता है, अगर फिक्स में कोलैप्स लोड का देखा जाए तो इसका जो वैल्यू होता है वो डब्ल्यू का कोलैप्स का 12 MP डिवाइड बाई एल। तो इसमें जो मिनिमम होता है कोलैप्स लोड, जो मिनिमम वैल्यू होता है उसे वो कंसीडर करते थे। यहाँ पे 11.56 आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, कंसीडर किस में करेंगे 11.56 में। 11.56 आ गया, ये होता है किस में, फिक्स वाला में। यहीं से अगर देखा जाएगा और से डायमेंशन, तो जो ये हो गया, अगर फिक्स है तो यूडीएल डाला हुआ है तो उस केस में जो कोलैप्सिबल लोड का वैल्यू होता है तो ये होता है। और ये होता है प्रोप्ड कैंटिलीवर में, जब यूडीएल डाला हुआ है प्रोप्ड कैंटिलीवर में तब होता है 11.65 या 56 करके अप्रोक्स आता है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। A channel section placed in an inclined position carries vertical load. So vertical load are shown in figure. Channel section दिया हुआ है, इस पे vertical load लग रहा है, तो पूछ क्या रहा है इसमें, if the applied moment for the channel is m due to vertical load की वजह से उस पर अप्लाइड करा m मोमेंट लग रहा है, ठीक है। वर्टिकल लोड की वजह से वर्टिकल लोड की वजह से चैनल पर जो मोमेंट जनरेट हो रहा है वो m हो रहा है। पूछ रहा है तो m एक्सेस कितना होगा, तो m एक्सेस कर देखा जाए, वर्टिकल लोड की वजह से जनरेट मोमेंट m हो रहा है, तो इसमें अगर जो जनरेट होगा एक्सेस के अकॉर्डिंग जो मोमेंट डेवलप होगा m एक्सेस वो कितना हो रहा है, तो m कोस थीटा होगा। कोस थीटा कितना दिया हुआ मेरा 30 दिया हुआ है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि m कोस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, m कोस 60 डिग्री √3/2। तो ऑप्शन देख लेते हैं, √3/2 ऑप्शन किस में है, दैट इज ए। कुछ नहीं करना था इसमें, सिर्फ m एक्स जो हो जाएगा वो याद रख देना, कितना हो जाएगा m कोस थीटा का वैल्यू दिया हुआ 30 डिग्री, उससे आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट है द थिकनेस ऑफ वेव अनस्टीफेंड प्लेट गर्डर विथ क्लियर डिस्टेंस d बिटवीन द फ्लेंज शैल नॉट बी लेस देन। जो थिकनेस होता है वो कितना से लेस नहीं, तो हम लोग जानते हैं कि d/t रेशियो जो है सबसे मिनिमम जो होता है 85 होता है, ठीक है। तो जो थिकनेस जो होता है इससे कम नहीं होना चाहिए, मतलब इससे ज़्यादा ही होता है, 85 से ज़्यादा होता है, तो हम लोग कह सकते हैं थिकनेस जो होगा मैक्सिमम कितना हो जाए d/85। यहाँ पर ऑप्शन दैट इज बी। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्टिव नेट विड्थ ऑफ द प्लेट सो इन फिगर। नेट विड्थ पूछ रहा है इस तरह से है। तो हम लोग अभी देखे थे कि ये जो डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में उसको पिच बोलते हैं, ये जो दोनों का डिस्टेंस होता है इसको गेज बोलते हैं। जो लोड के परपेंडिकुलर लगता है उसको गेज बोलते हैं, पैरेलल जो लगता है उसको पिच बोलते हैं। इसमें जो इफेक्टिव विड्थ हो जाएगा, बी इफेक्टिव होगा, उसका फॉर्मूला कितना होता है b - n फाई प्लस s² डिवाइड बाई 4g1 प्लस s1 मान लेते हैं, s2 मान लेते हैं, इस तरह से सोन चलते रहता है। दैट मीन्स कहने का मतलब इसका ये है कि अगर b इफेक्टिव निकाला जाए तो उसका फॉर्मूला होता है b - n नंबर ऑफ रिपीट हो गया फाई प्लस s1² डिवाइड बाई 4g1 प्लस s2² डिवाइड बाई 4g2। यहाँ पर देख रहे हैं कि s1 s2 दोनों बराबर है, g1 g2 दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर कर देता हूँ, कितना था b - n फाई प्लस s² डिवाइड बाई 2g हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसमें डायमेंशन b दिया हुआ है, n दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, s दिया हुआ है, g दिया हुआ है। सबका वैल्यू पुट करते हैं। पुट करने के बाद देख रहे हैं ये मेरा g का वैल्यू आ गया, ये मेरा s का वैल्यू आ गया, तो b मेरा कितना हो जाएगा, b = टोटल जोड़ देते हैं 50 50 100 300, n कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फाई कितना हो जाएगा मेरा डायमीटर 25 दिया हुआ है 25 हो जाएगा, और बच्चा क्या s दिया हुआ है, s कितना मेरा 50 दिया हुआ है, और क्या बचा g मेरा 100 दिया हुआ है। सबको सोल्व करेंगे तो s² बाई 4g प्लस में आ रहा था b माइनस में आ रहा था nd। सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा, सोल्व करने के बाद मेरा 237.6
5, दैट इज बी। नेक्स्ट है फॉर द बीम सो इन फिगर द कोलैप्स लोड पूछ रहा है। कोलैप्स लोड इसमें अगर देखा जाए तो इसमें दो केस बनेगा। पहला जो हिंज जनरेट होता है, अगर हिंज नंबर ऑफ हिंज देखा जाए तो कितना होता है, डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटर्मिनेंसी +1। मैकेनिज्म फॉर्म करने के लिए जो नंबर ऑफ हिंज जनरेट होता है तो टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटर्मिनेंसी +1। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक +1 तो टोटल नंबर ऑफ हिंज हो जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटर्मिनेंसी तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 - 2 दैट इज 2। तो नंबर ऑफ हिंज कितना हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3 हिंज जनरेट होगा इसमें। तो 3 हिंज तकते हैं। इसका अगर डायग्राम बनाते हैं, एक यहाँ पर होगा, एक लोड के एक होगा और एक इस पॉइंट पे होगा, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट पे 2 और एक लोड पॉइंट पे, पहला केस में। दूसरा केस में क्या करते हैं, एक जहाँ पे चेंज इन क्रॉस सेक्शन होता है वहाँ पर अगर एक यहाँ पे जनरेट होगा तो एक यहाँ पे जनरेट होगा, एक यहाँ पे जनरेट होगा। 2 केस होगा, फर्स्ट केस और सेकंड केस। दोनों में लोड कोलैप्सिबल लोड निकालेंगे, बोलो पी यू इसमें निकालेंगे, पी यू इसमें निकालेंगे। और जो मिनिमम होगा उसी को हम लोग कंसीडर करते हैं। इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं इसमें एम पी आएगा, तो इसमें एम पी है, इसमें पूरा ओवरऑल एम पी है, इसमें एम पी है, यहाँ पे 4 है तो 4 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 लगेगा, किधर एक इधर 4 5 6 7 एम पी यहाँ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे L/2 से, L/2 इधर तो 2 × 7 मतलब 14। इस तरह से सोल्व करेंगे तो कितना रहा यहाँ पे मेरा 14। फर्स्ट केस में अगर देखें इस तरह से इक्वल पे लगा रहे थे लोड के पॉइंट पे, तो वहाँ पर कितना आ रहा था मेरा 14 MP। अगर इसको सोल्व करते हैं अगर बढ़िया से तो फर्स्ट केस में इक्वल यहाँ पे थीटा, यहाँ पे MP लग रहा था, यहाँ पे MP लग रहा था, यहाँ पे 4 MP लग रहा था। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 5 6 7 MP थीटा इज इक्वल टू जो इंटरनल रहेगा, इंटरनल कितना हो जाएगा मेरा P × L/2। यहाँ से P का वैल्यू निकल जाएगा। P का वैल्यू फर्स्ट केस में निकल गया, कितना आ गया 14 MP / L, ठीक है। सेकंड केस में क्या करते हैं, सेकंड केस में हम लोग जहाँ पे क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है वहाँ पर हम लोग हिंज जनरेट करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होगा तो यहाँ पे जो मिनिमम होता है क्रॉस सेक्शन पे उसको प्लास्टिक मोमेंट कंसीडर करते हैं। मिनिमम यहाँ पे हो जाएगा, इसका यहाँ पे अल्फ़ा, तो इधर अल्फ़ा, इधर कितना हो जाएगा मेरा थीटा, इधर थीटा। तो यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर MP हो जाएगा, यहाँ पे 4 MP हो जाएगा, यहाँ पे MP हो जाएगा। तो 4 5 2 ओवरऑल देखा जाए तो 2 MP × थीटा + 5 MP × अल्फ़ा, 2 MP × थीटा + 5 MP × अल्फ़ा। ये हो गया एक्सटर्नल वर्क डन। या फिर कह सकते हैं कि अगर सेक्शन पर कनेक्ट कर रहा है तो वर्क डन एक्सटर्नल मेरा कितना आ गया 2 MP थीटा + 5 MP अल्फ़ा। और वर्क डन इंटरनल इंपॉर्टेंट है। इंटरनल जो होता है वर्क डन, यहाँ पे ये ध्यान देना है कि इंटरनल वर्क डन जब भी होगा तो ये डेल्टा कंसीडर करते हैं, ठीक है। ये डेल्टा कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर से इंटरनल जो वर्क डन होगा जहाँ पे लोड लगता है उसको वर्क डन कंसीडर करते हैं। तो P × L/2 ही कंसीडर करेंगे। P × L/2 इंटरनल हो गया और एक्सटर्नल यहाँ पर देख लिए थे तो आ गया था मेरा 2 MP थीटा + 5 MP अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे तो 14 से मेरा ग्रेटर आया था, मिनिमम इसमें कंसीडर करता था, मिनिमम मेरा 14 आ गया था। सिंपल इक्वेशन। सिर्फ याद रखना है कि जो वर्क डन होता है, वर्क डन जो इंटरनल होता है वो वहाँ पे से कंसीडर करते हैं जहाँ पे लोड एक्ट कर रहा है प्लस डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल वर्क इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट है a fixed beam as shown in figure is loaded UDL over the entire span, the load being W, then load was just increased W1, then the deformed shape, so it figure was seen, ठीक है। तो क्या बोल रहा है the value of W1 का वैल्यू कितना होगा इसमें, तभी हम लोग देखे थे कि जो इसमें जो W का वैल्यू कितना हो रहा था तो 12 MP / L हो रहा था फिक्स्ड में। ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, दैट इज C। नेक्स्ट है फिगर दिया हुआ एक फिगर दिया हुआ है बीम का, टी बीम का क्रेन गर्डर दिया हुआ, ठीक है। क्या बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। फॉलोइंग इसमें स्टेटमेंट देख रहा है द फंक्शन ऑफ टॉप चैनल का फंक्शन क्या, इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर रहा, ठीक है। रिड्यूस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, रिड्यूस नहीं करेगा,
क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस का वर्ड देखा जाए तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा तो कितना होता है आई सी जी प्लस ए एक्स स्क्वायर। तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर इसका देखा जाए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट तो मेरा मोमेंट ऑफ एरिया इसके वजह से बढ़ रहा है, तो यहाँ से पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अकॉर्डिंग निकालेंगे तो आई सी जी प्लस ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका बढ़ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि घटेगा। यहाँ से कह सकते हैं कि ये मेरा गलत हो गया, ये सही है। इंक्रीज द टॉर्सनल स्टिफनेस इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज लैटरल बकलिंग स्ट्रेंथ, हाँ लैटरल बकलिंग स्ट्रेंथ को डेवलप कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, ये भी सही है। इसमें से दो सिर्फ गलत है। ऑप्शन देख लेते हैं, दो छोड़ के बाकी सब सही होगा। किसमें दिया हुआ, दैट इज डी। नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा। फॉर प्रॉपर कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन एल विथ सेंट्रल कॉन्सेंट्रेशन सेंटर्ड लोड, एक सेंटर लोड लग रहा है डब्ल्यू, इलास्टिक एंड प्लास्टिक मोमेंट, डायग्राम ऑफ सोइन फिगर। एक प्रॉप्ट कैंटिलीवर है, एक प्रॉप्ट कैंटिलीवर दिया हुआ है, ठीक है, एक सेंटर पे लोड लग रहा है पी। तो पूछ रहा है इसमें क्या, डायग्राम ऑफ सोइन फिगर पूछ क्या रहा है। फॉर दिस डायग्राम इट क्लियर दैट द मैक्सिमम मोमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर एडवांसली इन द प्लास्टिक। लोग जानते हैं कि मैक्सिमम मोमेंट किस में डेवलप होता है, मोर प्लास्टिक सेक्शन में होता है। ऐसे इसको सीखा जाए, सॉल्व करेंगे तो इसका यहाँ पे अगर लोड निकालेंगे प्लास्टिक में या इलास्टिक में, तो इस तरह से अगर यहाँ पर डिफ्लेक्शन है, यहाँ पर अगर सपोर्ट रिएक्शन निकाल रहे हैं तो सपोर्ट रिएक्शन मेरा कितना आ रहा है, 5/16 पी आ रहा। इसको सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे तो प्लास्टिक में मोमेंट इसका कितना आ रहा है, 5/30 एम पी आ रहा है या पी वाई एल आ रहा है। तो ये ज़्यादा होता है, मीन्स प्लास्टिक में मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। तो प्लास्टिक मैक्सिमम मोमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड मोर एडवांसली इन द प्लास्टिक सेक्शन में मोमेंट मेरा ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका वैल्यू जो होगा, अगर देखा जाए वैल्यू पूछता है इसका, 5/30 होता है इसमें पी एल, इसमें दिया हुआ है 5/32, तो ये ज़्यादा है। इसका रिएक्शन अगर देखा जाए तो 5/16 पी आ जाएगा, 5/16 पी आ जाएगा। नेक्स्ट है द नेल डायमीटर शुड नॉट बी मोर देन, नेल डायमीटर जो होता है T/6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दैट इज ए। स्ट्रेस एट विच द मटेरियल फ्रैक्चर अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सिबल स्ट्रेस, वो स्ट्रेस जिस पे मटेरियल को है लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सिबल स्ट्रेस की वजह से फेल करता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको एंडोरेंस लिमिट बोलते हैं, दैट इज ए। A ductile structure is defined as one. A ductile structure defined as one for which the plastic deformation before fracture. A ductile structure किसको बोलते हैं, जहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो ज़्यादा होता है, क्योंकि डक्टाइल वही होता है जो प्लास्टिक, अगर स्ट्रेन कर्व देखा जाए तो इस तरह से होता है, ये प्लास्टिसिटी होता है डक्टाइल स्ट्रक्चर में, ये ज़्यादा होता है, मीन्स प्लास्टिक जो होता है डिफॉर्मेशन ज़्यादा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। और ब्रिटल में क्या होता है, ब्रिटल में होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, अगर मटेरियल ब्रिटल है तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वो 0 होता है। तो यहाँ पे डक्टाइल मटेरियल दिया हुआ है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कितना होता है, लार्ज होगा, स्मॉलर देन द इलास्टिक नहीं है, वैल्यू इक्वल टू इलास्टिक, मच लार्जर देन द इलास्टिक, दैट इज डी। नेक्स्ट है अपर यील्ड पॉइंट इन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व द स्ट्रक्चर स्टील कैन बी वाइडेड। अपर यील्ड पॉइंट देखा जाए, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ देखा जाए माइल्ड स्टील का, इस तरह से होता है। तो अपर यील्ड पॉइंट, ये पॉइंट को अपर यील्ड पॉइंट करते हैं, प्रोपोर्शनल पॉइंट होता है, इलास्टिक पॉइंट होता है, ये मेरा नेक पॉइंट होता है, ये फ्रैक्चर पॉइंट होता है, ये मेरा प्लास्टिक सेक्शन होता है। तो बोल रहा है कि अपर यील्ड पॉइंट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्ट्रक्चर स्टील कैन बी वाइडेड। कब अवॉइड करेंगे, जब वो कोल्ड वर्किंग कंडीशन में, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है द मोस्ट क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन इन द डिजाइन ऑफ रोल्स स्टील कॉलम कैरिंग एक्सियल लोड इज द मोस्ट क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन कौन सा होगा इन द डिजाइन ऑफ रोल्ड स्टील कॉलम कैरिंग एक्सियल लोड। उस पर एक्सियल लोड है पर परसेंट इलोंगेशन एट यील्ड एंड द नेट क्रॉस सेक्शन। सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, मोस्ट क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन स्टील कॉलम कॉम्प्रेशन मेंबर होता है, तो कॉम्प्रेशन मेंबर होता है, परसेंट इलोंगेशन एट बाय यील्ड एंड द नेट क्रॉस सेक्शन एरिया कॉम्प्रेशन में नहीं होता, कॉम्प्रेशन में ग्रॉस एरिया होता है। क्रिटिकल बेंडिंग स्ट्रेस एंड एक्सियल यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, बकलिंग स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन द नेट एरिया पे नहीं होता है, ग्रॉस एरिया पे रहता, तो हो जाता। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ डिजाइन करते हैं, सही है, कॉलम को हम लोग कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ पे डिजाइन करते हैं बेस्ड ऑन ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, तो डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एट द सेक्शन अलोंग द स्पैन ऑफ वेल्डेड प्लेट गर्डर
where wave is splashed the bending moment in M. If the girder has top flange, wave and bottom flange plate are equal area, then the share of the bending moment which would be taken by the splash. स्प्लैश प्लेट का अगर तीनों इक्वल हो गया, टॉप फ्लेंज, वेव फ्लेंज और बॉटम फ्लेंज ऑफ प्लेट, और इक्वल एरिया का है, तो जो इस पे मोमेंट जो होगा स्प्लिस पे वो कितना होता है, m/7 होता है, 1/7 टाइम्स ऑफ m, दैट इज c. नेक्स्ट है अलाउबल शियर स्ट्रेस इन स्ट्रेटिफाइड वेव माइल स्टील बीम डिक्रीज. अलाउबल स्ट्रेस है स्ट्रेटिफाइड वेव में, तो माइल स्टील बीम में वो डिक्रीज करेगा कब, तो ये डिक्रीज करेगा कब, मेरा जो डिक्रीज करेगा वो पूछ रहा है कि डिक्रीज कब करेगा. इसका हम फार्मूला देखते हैं अलाउबल शियर स्ट्रेस का. अलाउबल शियर स्ट्रेस का अगर फार्मूला देखा जाए यहाँ पे, उससे पता चल जाएगा कि किस पे स्पेसिंग से कैसे वेरी कर रहा है, स्पेसिंग से कैसे वेरीज कर रहा है और डेप्थ से कैसे वेरीज कर रहा है. इसके लिए हम लोग इसको फार्मूला देखेंगे. शियर स्ट्रेस का जो फार्मूला होता है वो k पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई 12 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू डी बाई सी का होल स्क्वायर, डी बाई टी का होल स्क्वायर, ठीक है, डी बाई टी का होल स्क्वायर. और जो k होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, k जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, 1/c/d का होल स्क्वायर का. मीन्स हम लोग शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला देखें. शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या देखें, k पाई स्क्वायर ई डिवाइडेड बाई 12 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू डी बाई टी का होल स्क्वायर. ये हो गया टॉ का फार्मूला, शियर स्ट्रेस का फार्मूला, ठीक है. और जो के ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो के जो होता है प्रोपोर्शनल, के जो होता है वो प्रोपोर्शनल कितना होता है, 1/c/d का होल स्क्वायर के. सी जो है मेरा स्पेसिंग है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि टॉ जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया स्पेसिंग का, टॉ जो हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्पेसिंग का, टॉ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, टॉ जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया मेरा. इसमें से देख रहे हैं कि एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें. तो डिक्रीज करेगा कब, डिक्रीज करेगा जब मेरा स्पेसिंग जो है इंक्रीज करेगा, दैट इज बी. इस तरह से इसका आंसर बी हो गया. यहाँ पर से देख सकते हैं शॉर्टकट में कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पेसिंग का. नेक्स्ट है इन द डिजाइन ऑफ framed connections are the rivet or bolt connection, the wave of the beam with connection angle are subjected to. In design of framed connection का the rivet and bolt connection, the wave of the beam with connecting angle are the subjected to. Connecting angle जो होता है कैसे सब्जेक्ट करता है वो पूछ रहा था. सिंगल बेरिंग एंड अच्छा कनेक्शन जो हो रहा है, मान लीजिए जब in the design of frame connection, the rivet or bolt connection, the wave of the beam with the connecting angle are. तो कनेक्टिंग एंगल जो होता है, मान लीजिए ये बीम है, इसमें हम लोग अगर कनेक्ट कर रहे हैं एंगल को कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, ये डबल दोनों साइड कनेक्ट करते हैं, तो इसका रहेगा डबल शेयर होगा और बेयरिंग होगा. तो ऑप्शन देख लेते हैं. सिंगल शेयरिंग नहीं, डबल शेयरिंग होगा और बेयरिंग ऑन द वेव, बेयरिंग लगेगा और डबल शेयरिंग लगेगा, दैट इज बी. इस तरह से इसको याद रख सकते हैं. यहाँ पर अगर कनेक्ट कर रहे हैं दोनों साइड कर रहे हैं यहाँ पे, तो बेयरिंग लगेगा और शेयरिंग लगेगा दोनों. नेक्स्ट है द इफेक्टिव लेंथ पूछ रहा है फिलेट बेल्ट का. तो इफेक्टिव लेंथ कितना होता है, एल इफेक्टिव बराबर टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू बेल्ट साइज, विच इज़ नॉट लेस देन कितना से 4 टाइम्स ऑफ साइज, नॉट लेस देन, यहाँ पे कह सकते हैं एल इफेक्टिव जो होता है नॉट लेस देन 4 टाइम्स ऑफ साइज. इसका जो वैल्यू होता है टोटल लेंथ माइनस 2 इंटू बेल्ट साइज. यहाँ से लिख सकते हैं 2 इंटू बेल्ट साइज. ए कंटिन्यूअस बीम विथ प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी सो इन फिगर, द करेक्ट सीक्वेंस इन द विच ऑफ द प्लास्टिक हिंज विल बी. सीक्वेंस पूछ रहा है प्लास्टिक हिंज कहाँ पर जनरेट होगा. यहाँ पर गौर से अगर देखा जाए कि यहाँ पर इसका जो प्लास्टिक मोमेंट है 0.5 है ये और ये, अगर यहाँ पर यूनिफॉर्म रहता तीनों, तो यहाँ पर अगर देखा जाए सबसे पहले कि प्लास्टिक हिंज कहाँ जनरेट होगा, हम लोग जानते हैं कि जहाँ मिनिमम होता है सबसे पहले वहाँ पर जनरेट होता है. तो यहाँ पर मिनिमम ये है, यहाँ पर पहले जनरेट करेगा, इसके बाद इस एंड पे जनरेट करेगा. अगर फिक्स्ड एंड में रहता है, अगर फिक्स्ड इस तो फिक्स्ड बीम हो गया, फिक्स्ड बीम में रहता है तो सबसे पहले दोनों एंड पे जनरेट होता है, उसके बाद मेरा सेंटर पे जनरेट होता है. इसका वैल्यू कितना होता है 12 MP डिवाइड बाई एल. फिक्स्ड बीम में अगर यूडीएल है तो
12 MP/L होता है। फर्स्ट मेरा सपोर्ट पे होता है, फिर उसके बाद सेंटर पे होता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट कहाँ पे हो, जहाँ पे मिनिमम है, तो सी पे फर्स्ट होगा, उसके बाद ए पे होगा, उसके बाद बी पे होगा। अगर इक्वल रहता यहाँ पर ये MP रहता, तो सी और ए दोनों एक साथ होता, उसके बाद बी में होता। ऑप्शन देख लेते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस CAB सबसे पहले कहाँ पे जनरेट होगा, सबसे पहले मेरा मिनिमम सी पे है, तो सी पे पहले होगा, उसके बाद ए पे होगा, फिर बी पे। इस तरह से ये मेरा से होगा। ए एंड सी साइमल्टेनियसली, दोनों साइमल्टेनियसली होगा, दोनों एक साथ होगा। कब होगा, उसके बाद बी। अगर ये मेरा MP जो है वो कांस्टेंट रहता पूरा स्पैन के लिए, MP अगर कांस्टेंट रहता तो मेरा बी होता, बट यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ये होगा, पहले सी पे जनरेट होगा। ए थिन hollow box section of 400 mm 600 mm deep outer dimension with the uniform plate thickness of 10 mm. All round is used for a beam. The plastic modulus ZP and shape factor. So shape factor निकालना है और प्लास्टिक सेक्शन मॉडल निकालना है। हम लोग जानते हैं कि शेप फैक्टर अगर ऑप्शन छाटा जाए तो देख सकते हैं शेप फैक्टर जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो ये दो ऑप्शन तो इससे छट गया, ये दोनों नहीं होगा। अब बच्चा ए और बी में देखा जाए तो जो ए और बी का देखा तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस निकालना पड़ेगा। प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस बराबर क्या होता है, एरिया बाई 2/1 प्लस बाई 2 बार। या दूसरा एक और फार्मूला होता है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस का, यहाँ पे और दूसरा फार्मूला क्या होता है कि अगर ये मेरा बीम दिया हुआ है, ये मेरा बीम दिया हुआ है सेक्शन, तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस कितना हो जाएगा मेरा HT। इसका फार्मूला देख लेते हैं क्या होगा। तो इसका जो फार्मूला होगा HT इंटू बी प्लस H/2, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे। H मेरा 10 H मेरा ये हाइट टोटल H हो गया जो कि 600 दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ है 600, T दिया हुआ है मेरा 10, B दिया हुआ है मेरा 400। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरा 42 × 10⁵ आ रहा है, ठीक है। इलास्टिक का फार्मूला देखा जाए, यहाँ पर फार्मूला देख लेते हैं ZP का, तो HT B प्लस H/2, और इलास्टिक का देखा जाए तो HT B प्लस H/3। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जा रहा है 42 आ रहा है इंटू 10⁵, और इसका 36 आ रहा है इंटू 10⁵, ठीक है। ये फार्मूला सिर्फ याद रखना है। इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें फार्मूला जो होता है प्लास्टिक का वो H डेप्थ हो गया, टोटल हाइट थिकनेस हो गया, विड्थ हो गया, प्लस H/2 हो गया। H/2 क्योंकि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो होता है हमेशा ज़्यादा होता है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस के। तो जेड इलास्टिक कितना हो जाएगा H/T इंटू B प्लस H/3। दोनों फार्मूला याद रखना है, दोनों फार्मूला से इसको सोल्व कर देना। पहला सॉल्व करेंगे तो ZP का जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे प्लास्टिक का 42 × 10⁵ आ रहा है, और ZE का जो वैल्यू आ रहा है 36 × 10⁵ आ रहा है। दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ रहा है 7/6 आ रहा है। तो यही पूछ रहा था, ZP का वैल्यू पूछ रहा है और शेप फैक्टर पूछ रहा था। तो ZP मेरा कितना आ गया 40, और रेशियो आ गया ये कितना आ रहा था मेरा ZE का वैल्यू आ रहा है। इस तरह से इसका आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट है, so in continuous beam loaded with concentric load W at the center of each span, the value of W at the collapse will be। देख रहे हैं कि अगर इस तरह से दिया हुआ है डायमेंशन, तो इसको अगर हम ब्रेक करें, इसको अगर ब्रेक करके बनाया जाए तो दो पार्ट में कर सकते हैं। एक तो कैंटिलीवर में इसको कर सकते हैं, इसको पार्ट को अगर ब्रेक करें तो इसका जो डायम ये होगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। दूसरा क्या होगा, फिक्स में होगा, फिक्स है, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। दो केस आएगा, इसको यहाँ कन्वर्ट कर दिए, इसको यहाँ कन्वर्ट कर दिए। इसका जो वैल्यू निकालेंगे इसमें, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इससे अगर निकालेंगे तो W का जो वैल्यू होगा, W अल्टीमेट का जो वैल्यू होगा इसमें 5.6 आएगा, 5.6 MP/L। और इसमें जो निकाल रहे हैं इसमें कितना आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है मेरा 6.4 आ रहा है, 6.4 MP/L आ रहा है, 6.4 MP/L आ रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो मिनिमम दोनों में है मेरा 5.6 है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरा 5.6 हो जाएगा, दैट इज C। निकला कैसे, सिंपल सा सिर्फ लगाना था, सिंपल सा इसमें लगाना था। फर्स्ट केस में अगर निकाला जाए, फर्स्ट केस में अगर ये इसको निकाला जाए तो एक हिंज यहाँ डेवलप होगा, एक हिंज यहाँ डेवलप होगा,
ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 2, यहाँ पे 1 होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, तो यहाँ पर बच गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक डेवलप होगा, एक यहाँ पे डेवलप होगा। सेकंड केस में अगर फिक्स वाला में देखा जाए तो इसमें और इसमें डेवलप होगा। इसको सोल्व करेंगे और एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल निकाल लेंगे यहाँ से, और इंटरनल में कितना हो जाएगा, इंटरनल में मेरा W इंटू L/2 हो जाएगा। सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद फर्स्ट केस में मेरा 5.6 आ रहा है, इसमें मेरा कितना आ रहा है, इसमें मेरा आ जाएगा 5.6, इसमें मेरा 6.4, तो मिनिमम मेरा 5.6 आ गया, दैट इज सी। नेक्स्ट है ए रोल्ड स्टील सेक्शन यूज्ड इन द कास्ट बीम, इट्स केज्ड बीम दिया हुआ है, हैज विड्थ बी एंड इन डायमीटर डी mm, द मिनिमम विड्थ ऑफ द फिनिश्ड केज्ड बीम। केज्ड बीम क्या होता है, एक कोई बीम जो है फुल्ली कंक्रीट में डाल दिया गया, इसको फुल्ली कंक्रीट से उसको ढक दिया गया है, उस तरह से सेक्शन को उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको फुल्ली कंक्रीटिंग कर दिया गया है तो इसको क्या बोलते हैं, केज्ड बीम बोलते हैं। इसी तरह के बीम को हम लोग केज्ड बीम बोलते हैं। इसका विड्थ बी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये मिनिमम डायमेंशन जो होता है, ये मिनिमम डायमेंशन 40 होना चाहिए, 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो जो विड्थ इसका जो होगा, ये जो डायमेंशन इसका है, ये 40 mm से कम नहीं होना चाहिए। केज्ड बीम जो है, सबसे पहले केज्ड बीम क्या होता है, केज्ड बीम कोई अगर बीम है, स्टील बीम है, उसको अगर फुल्ली कंक्रीट में डाल दिया जाए तो एक कंक्रीट में उस तरह से फॉर्मेशन बनता है, उसी को बोलते हैं केज्ड बीम। जो एज होना चाहिए इसका, वो 40 mm से कम नहीं होना चाहिए दोनों साइड। 40 mm इधर हो गया, इसका विड्थ बी दिया हुआ है, तो ओवरऑल विड्थ कितना हो जाएगा केज्ड बीम का, बी प्लस 40 इधर 40 80 हो जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा हो सकता है, 40 मिनिमम है, तो 50 अगर मान लें तो 100 हो सकता है। इस तरह से इसका देख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन दे रहा है इसमें, दैट इज बी प्लस 40 प्लस 40, ये मिनिमम हो सकता है, इससे ज़्यादा ही होगा, तो 40 प्लस 40 80, इस तरह से बी केज्ड बीम यही होता है। जब आई सेक्शन को एक बीम है उसको फुल्ली कंक्रीटिंग में डाल दिया जाए तो उस तरह से बीम जो फॉर्मेशन होता है उसको केज्ड बीम बोलते हैं, दैट इज बी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दिया हुआ है इफेक्टिव एरिया दिया हुआ है, बीम यील्ड स्ट्रेस दिया हुआ है, इन द ऑर्डर टू ऑब्टेन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द टेंशन मेंबर एज पर द प्लास्टिक डिजाइन कॉन्सेप्ट। क्या पूछा, टेंशन मेंबर का पूछ रहा है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, अभी हम लोग पहले भी देखे थे कि अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ पूछा जाए शियर में देखे थे तो कितना देखे थे, 0.55, शियर में कितना देखे थे, 0.55 AWF बाई, टेंशन में कितना देखे थे, 0.85 AWF बाई, कंप्रेशन में कितना देखे थे, 1.7 AWF बाई। तो हम लोग टेंशन में पूछा है यहाँ पे, तो टेंशन में कितना हो जाएगा, 0.85, टेंशन में मेरा 185 हो गया टेंशन में। कंप्रेशन रहता तो कितना होता, 1.7, और शियर रहता तो कितना होता, 0.55। इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट है ए टिम्बर बीम ऑफ इफेक्टिव स्पैन L and of the cross section B and D is said to be laterally supported if, laterally supported कब कहेंगे, जब dy/b रेशियो और L/b रेशियो, dy/b रेशियो जो है लेस देन, dy/b रेशियो जो है लेस देन 3 होना चाहिए, तब उसको लेटरली सपोर्ट कहेंगे, और L/b रेशियो जो है वो लेस देन 50 होना चाहिए। L/b रेशियो जो है लेटरली सपोर्टेड कब कहेंगे, जब d/b रेशियो लेस देन 3 और L/b रेशियो जो है लेस देन 50 होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, दैट इज सी। नेक्स्ट है ए टिम्बर कॉलम इज मेड अप ऑफ 2 इंडिविजुअल मेंबर विथ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पैरेलल सेपरेट एट द एंड एंड मिडिल पॉइंट ऑफ द लेंथ बाय ब्लॉकिंग एंड ज्वाइंट एंड ऑफ द टिम्बर कनेक्शन। कह रहा है कि 2 टिम्बर बीम है, ठीक है, ऊपर पॉइंट पे कनेक्टेड है, नीचे पॉइंट पे कनेक्टेड है। इस तरह से बीम को क्या कहते हैं, तो इसको एक स्पेस्ड कॉलम कहते हैं। इस तरह से जो बनता है उसको स्पेस कॉलम बोलते हैं। टिम्बर बीम 2 है, 2 टिम्बर बीम को अगर ऊपर पोर्शन से कनेक्टेड है ऊपर में और बॉटम में, इस तरह से जो स्पेस कनेक्टेड है इसको स्पेस कॉलम बोलते हैं, दैट इज सी। नेक्स्ट है सिंपली सेपरेट बीम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैज L आइसोलेटेड बाय पॉइंट लोड P एट मिड स्पैन द लेंथ ऑफ इलास्टोप्लास्टिक जोन। इलास्टोप्लास्टिक जोन मतलब प्लास्टिक हिंज का लेंथ पूछ रहा है। इस केस में है सिंपली सेपरेट बीम दिया हुआ है और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन स्पैन एंड लोडेड बाय ए पॉइंट लोड। अभी हम लोग देखे थे कि पॉइंट लोड के केस में
एल पी का जो वैल्यू होता है कितना होता है, एल इंटू 1 माइनस 1 बाई अल्फ़ा होता है। और यूडीएल के केस में कितना होता है, यूडीएल के केस में एल पी का जो वैल्यू होता है एल ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई अल्फ़ा होता है। तो यूडीएल के केस में अगर निकालना रहा है एल पी का वैल्यू तो कितना होता है, एल अंडर स्क्वायर रूट में हो जाता है 1 माइनस 1 बाई अल्फ़ा। और पॉइंट लोड के केस में कितना हो जाता है एल पी का वैल्यू, सिंपल एल इंटू 1 माइनस 1 बाई अल्फ़ा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, पॉइंट लोड डाला हुआ, पॉइंट लोड डाला हुआ और सिंपली सेपरेट बीम है, सिंपली सेपरेट बीम है, सिंपली सेपरेट बीम है और पॉइंट लोड डाला हुआ है। सिंपली सेपरेट बीम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन हैज एल एंड द लोडेड पॉइंट डब्ल्यू मिड पॉइंट देन द लेंथ ऑफ प्लास्टिक जोन। सिंपली सेपरेट बीम है, इसको रेक्टेंगुलर मान लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर मान से बनाते हैं तो कितना आ जाएगा, एल टू 1 माइनस 1 बाई 3 बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, एल बाई 3 दैट इज ए। तो यहाँ तो देख लें कि 200 तक हो गया है। हम लोग इस टॉपिक को यहीं पे एंड कर रहे हैं। तो हम लोग 160 से लेकर के 200 तक के सॉल्व किए, लगभग 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए एक्सप्लेनेशन के साथ। लगभग 1 घंटा होने को है। हम नेक्स्ट पार्ट में इससे आगे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 200 से आगे का क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए इसको पूरा कंप्लीट कीजिए।